जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग सिस्टेमिक सर्जरी स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड एडिशन जो कि अब्दुल वहाब डोगर सर ने लिखी है। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें यार सबसे पहले ये अपने पास बेसिक टर्म्स को सीख लेते हैं। इसमें सबसे पहले फ्रैक्चर फ्रैक्चर किसे कहते हैं कि अपना ब्रेक आ जाए इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन। ठीक है, सिंपल सी बात है। डिस्लोकेशन क्या होता है? डिस्लोकेशन ये होता है कि लाइक आपके पास दो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं, लाइक कोई जॉइंट है तो उसकी डिस्लोकेशन हो जाना कि वो अपनी जगह से वो हिल जाना। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिस्लोकेशन। अब एक और आगे टर्म आएगी डिस्लोकेशन के अलावा सबलक्सेशन। इनमें डिफरेंस थोड़ा सा पता होना चाहिए। डिस्लोकेशन और सबलक्सेशन, इनमें ये फर्क है, जो डिस्लोकेशन है ना, इसमें जॉइंट कम्प्लीटली जो दो सरफेसेस हैं, आर्टिकुलर सरफेसेस हैं, वो एक दूसरे से अलग हो गई हैं। जबकि सबलक्सेशन में ये है कि लाइक हिल गई है थोड़ी सी अपनी जगह से, एक्चुअल जगह से, लाइक थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट आ गई है, लेकिन वो अभी भी कुछ कांटेक्ट है उन दोनों के दरमियान। जबकि डिस्लोकेशन में ना कम्प्लीटली कांटेक्ट खत्म हो जाता है दोनों बोन्स के दरमियान। सही है। और जो हम लोग डिस्लोकेशन है ना, इसकी पोजीशन को कैसे बताते हैं? डिस्टल बोन के हिसाब से। मतलब अगर मैं कहूँ ना शोल्डर जॉइंट की एंटीरियर डिस्लोकेशन हुई है, इसका मतलब ये है कि जो अपने पास ह्यूमरस है ना, वो आगे की तरफ आ गई है। जो डिस्टल बोन है, पिछली स्कैपुला है और दूसरी ह्यूमरस है, तो ह्यूमरस की अगर वो पीछे चली जाएगी तो कहेंगे पोस्टीरियर डिस्लोकेशन। सही है। अच्छा, तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर अपने पास आते हैं एक टर्म डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या है कि इसमें ना ये एक्चुअली हम लोग मोस्टली एज अ टेक्निक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग जानबूझ के किसी दो बोन्स जो कि आर्टिकुलेट कर रही हो, किसी जॉइंट की दो बोन्स, उनके दरमियान में ना थोड़ा सा उन्हें खींच के, ठीक है, ट्रैक्शन पैदा करके थोड़ा सा उनमें ना गैप प्रोड्यूस करते हैं। समटाइम्स आप कह लो कि ये एक ऑर्थोपेडिक या फिर मेडिकल टेक्निक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। समटाइम्स पेन को या प्रेशर को, जॉइंट के अंदर ज़्यादा प्रेशर डेवलप हुआ हो उसको रिलीव करने के लिए, या फिर आप कह लो समटाइम्स पेन को हो ना, तो पेन को रिलीव करने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, जॉइंट पेन को रिलीव करने के लिए। सही है। अच्छा, आगे चलें तो अपने पास आया था स्प्रेन और स्ट्रेन। स्प्रेन आपको पता है वो जो मोच आ जाती है, जिस तरह से हमने इस पैरों में मोच आए थे, इसमें ये होता है कि अचानक से लाइक पैर लाइक वैसे मोच तो और चीज़ है, स्प्रेन बस ये कि टेम्परेरी सबलक्सेशन होना जॉइंट का, कि थोड़ी सी ऐसे झटका सा लगा, जॉइंट के जो थोड़ा सा हिला, सबलक्सेशन हुई, थोड़ा सा अपनी जगह से हिला और दोबारा सेट हो गया। अब खुद ही मतलब वो टेंडेंस की वजह से ना, इसे कहते हैं स्प्रेन आ गया, थोड़ा सा स्प्रेन आ गया, इतना मस्ती वाली बात नहीं है, परेशान ना हो, बस स्प्रेन है। तो ये होता है। और स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है टेंडन के अंदर ट्रे आ जाना। ठीक है, लाइक इसे डिस्लोकेशन हुई है, उसकी वजह से ना टेंडन भी अब खिंचाव पड़ेगा, या मसल सॉरी मसल के अंदर ट्रे आ जाना, उसको कहते हैं स्ट्रेन। आगे चलें, फिर अपने पास वेल्गस और वेरस। ये कुछ टर्म्स आ जाते हैं। इसमें होता है कि वेल्गस ये होता है कि जो लिम्ब का जो डिस्टल पार्ट है वो मिड लाइन की तरफ हो, और वेरस होता है कि अवे हो। वैसे मेजरली आप अगर देखें ना, अगर आप हम लोग देखें, बल्कि हम यहाँ तस्वीरें होनी है, ये देखो, ये अपने पास है नॉर्मल लेग्स। अगर इनकी, जिसमें ये ऐसे स्प्रेड है, सही है, लेकिन अगर ये जीनू वेल्गस, मतलब जो जो नी है ना, वो आपस में अटैच हो जाए, मिड लाइन की तरफ करीब आ जाए, उसे कहते हैं जीनू वेल्गस। जीनू कहते हैं नी को। और अगर वो दूर चले जाए तो उसे कहते हैं वेरस, जीनू वेरस। ठीक है। इसी तरह जो अपने पास अपर लिम्ब है, उसकी भी ये वाला इशू बन सकता है। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जीनू कहते हैं नी जॉइंट को। चले आगे, हमारे पास आ गया कैवस। कैवस क्या कहते हैं? आपको आइडिया होगा कि जो हमारे पास फुट है, ये फुट है ना, इसके नीचे आर्च होती है, दोनों तरफ होते हैं। एक तो होती है मीडियल आर्च, एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल आर्च, सॉरी दोनों दो लॉन्गिट्यूडिनल आर्चेज होती हैं, एक होती है मीडियल, एक होती है लैटरल। ये तो जो इनके अगर ज्यादा, आर्च में ज्यादा अगर आ जाए ना, हाइट ज्यादा हो जाए, तो उसे कहते हैं केवस, पेस केवस। ठीक है। अच्छा, इक्विनीज क्या होता है? इक्विनीज ये होता है कि अ, एक बच्चे के पैर इस तरह होंगे, लाइक मतलब ज्यादा उसकी फ्लेक्शन हुई होगी, प्लांटर डोर्सल फ्लेक्शन होती है ऊपर की तरफ, प्लांटर फ्लेक्शन होती है नीचे की तरफ। तो
इस बच्चे की अब नॉर्मेलिटी होगी और ज़्यादा प्लांटर फ्लेक्शन हुई होगी। ये प्लांटर फ्लेक्स पोजीशन होगी एंकल की, एंकल जॉइंट पे, तो इसको कहते हैं इक्विनीज। ठीक है। फिर काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस, ये मेजरली जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके इशू है। इनको पता है कैसे याद कर सकते हैं आप? देखो, जो काइफोसिस, जो स्कोलियोसिस है ना, इसमें ये होता है जो वर्टिब्रल कॉलम है वो उसकी ना ट्रा इस एक्सिस पे डेविएशन रहती है। सही है। जिस तरह हम एस लिखते हैं, तो लाइक मतलब ये वर्टिब्रल कॉलम थी लेकिन वो ऐसे उसमें डेविएशन आई है, तो इसके स्कोलियोसिस। फिर अपने पास आए थे काइफोसिस और लॉर्डोसिस। अब इसको अपने समझने के लिए आप अगर लैटरल व्यू देखें ना, मतलब लाइक एक बंदा खड़ा है और मैं उसको ना, हम लोग एक साइड से देख रहे हैं उसको, राइट या लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, तो ये उसकी फाइनल कोड है, लेट्स सपोज। ठीक है। इसमें ना नॉर्मली कुछ कर्वेचर्स वैसे ही होते हैं, नॉर्मल होते हैं, लेकिन लॉर्डोसिस ये है कि उसकी अगर सॉरी, ये है अपने पास क्या कहते हैं उसे, काइफोसिस। काइफोसिस जैसे कुबड़पन को कहते हैं, जिसमें ज्यादा झुकाव आ जाए। ठीक है। ज्यादा झुकाव आ जाए, इसलिए काइफोसिस। और लॉर्डोसिस किसे कहेंगे? लॉर्डोसिस आप इसे कहोगे कि लाइक ये है ना, तो अगर ज्यादा इस तरह हो जाए, ज्यादा ये चीज हो जाएगी, बैक की तरफ देखो ना, तो ज्यादा अगर कनकेविटी आ जाए फाइनल कोड में, तो उसे कहेंगे लॉर्डोसिस। और अगर ज्यादा कन्वेक्सिटी आ जाए, अगर बैक की तरफ से देखें तो ज्यादा कन्वेक्सिटी आ जाए, तो उसे कहेंगे काइफोसिस। आई समझ? काइफोसिस को कुबड़पन जिसे हम कह सकते हैं। तो इसको आपने ऐसे याद रखना, देखो लॉर्डोसिस में इसमें ना ज्यादा अकड़ आ गई, जिसमें ज्यादा अकड़े खड़ा हुआ है एक बंदा, और काइफोसिस में झुकाव आ गया, तो लॉर्ड से लॉर्डोसिस। ठीक है। लॉर्डोसिस इसमें थोड़ा सा ये इस तरह से याद रख सकते हैं, और काइफोसिस को कुबड़पन से याद रख सकते हैं। अच्छा, स्कोलियोसिस हमने देख लिया। वो अपने पास आ गई एनाटॉमी ऑफ लॉन्ग बोन। ये भी सिंपल सी है कि इसमें आपको पता है डायफाइसिस है, मेटाफाइसिस है, और ये कुछ चीजें हैं इसमें, बल्कि यहाँ एक इमेज है, वहीं से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आप देखो, सबसे पहले आपको बताना चाहिए फाइसिस क्या होती है। फाइसिस होती है ग्रोथ प्लेट। ठीक है। यहाँ करके ग्रोथ प्लेट होती है, उसको कहते हैं फाइसिस। अब फाइसिस से ऊपर होती है एपिफाइसिस, और उससे नीचे होती है मेटाफाइसिस। और डायाफाइसिस होती है जो बीच में शेप होती है बोन। है समझ? कि एपिफाइसिस है ये वाला एरिया, मे, मेटाफाइसिस है ये वाला एरिया, और डायाफाइसिस है ये वाला एरिया। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि किस बोन से बना होता है। ये वैसे ना कुछ तस्वीरें मैं आपको इस लेक्चर के एंड पे भी शेयर करूंगा, जो कि ज़्यादा बेहतर है, उनसे आपको ज़्यादा आइडिया होगा। तो आप बस लेक्चर सुनते रहें और साथ साथ अंडरलाइन करते जाएं चीज़ों को, तो इससे आपकी ना बड़ी अच्छी रीडिंग और बड़ी जल्दी रिवीजन हो जाएगी। अच्छा, जो होती है ना अपने पास मेटाफाइसिस, ये वो एरिया होता है कि लाइक ये शेफ्ट आ रही है, लाइक मैं कहूँ ये शेफ्ट आ रही है, तो मेटाफाइसिस में ना फ्लेयर आता है, लाइक थिकनिंग होती है ऐसे बिफोर एपिफाइसिस से पहले ना। तो ये जो फ्लेयर वाला एरिया होता है ना, ये होता है मेटाफाइसिस का हमारा। अगर आप खुद नोट करो तो यहाँ से ये ऐसे यहाँ बोन आके मोटी होनी शुरू हो गई है, ये फ्लेयर है, ये मेटाफाइसिस है। अच्छा, और जो होती है ना डायाफाइसिस, इसके अंदर क्या होती है कि साइडो की कॉम्पैक्ट बोन होती है और अंदर से होलो होता है। ठीक है। इंटरमेडुलरी एरिया जो होता है ना, मेडुलरी कैविटी उसे कहते हैं, तो वो एक कैविटी होती है। जबकि जो अपने पास ये एपिफाइसिस वाला एरिया है या कुछ मेटा ये वाला फाइसिस वाला एरिया, यहाँ स्पॉन्जी बोन होती है। ठीक है। ये आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा, उससे बड़ा अच्छा आपको समझ आ जाएगा। डायफाइसिस है, ये इलोंगेटेड है, होलो होती है, सेंट्रल पोर्शन इसका होलो होता है। मेडुलरी कैविटी उसे कहते हैं। मेटाफाइसिस है वो जो फ्लेयर वाला एरिया होता है ना, डायाफाइसिस से ग्रोथ प्लेट तक का, उसे कहते हैं मेटाफाइसिस। फाइसिस कहते हैं ग्रोथ प्लेट को। सही है। जो कि मेटाफाइसिस और एपिफाइसिस के दरमियान में होती है। और जो एपिफाइसिस है वो होता है आखिरी एंड, जो कि लाइक ग्रोथ प्लेट के भी बाद में आता है, और जो स्पॉन्जी टिश्यू होता है, और यही आर्टिकुलेशन करती है साथ वाली बोन्स के साथ। अब अपने पास आ गया टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स। यार इसमें बस तो जस्ट, बल्कि यहाँ से याद देख लेते हैं। एक आ गया ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ये आप देख सकते हो कि लाइक ट्रांसवर्सली फ्रैक्चर हुआ है। फिर स्पाइरल फ्रैक्चर के लाइक रोटेशनल वे में ना, स्पाइरल वे में फ्रैक्चर हुआ है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ये होता है जिस तरह आपके पास एक डाली नहीं होती दरख्त की, जो नई डाली होती है, उसमें क्या होता है कि उसको अगर आप तोड़ो ना तो वो टूटती नहीं है,
लेकिन बेंड हो जाती है। अगर आप देखो, इस पे गौर करो, तो एक साइड बिल्कुल ठीक है, एक साइड में फ्रैक्चर नहीं हुआ, जबकि दूसरी साइड से ना एक स्ट्रेट सी तरह से फ्रैक्चर सा हो गया। ये होता है जब बोन सॉफ्ट हो, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं ना, जब यंग बच्चे होते हैं उनमें बोन सॉफ्ट होती है, तो उसमें क्या होता है कि ये इस तरह करके ना एक ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, इसका नाम भी इसलिए रखा है क्योंकि ग्रीन स्टिक की तरह का फ्रैक्चर होता है। तो ट्रांसफर समझ आ गया, ग्रीन स्टिक समझ आ गया कि एक साइड पे होगा लेकिन दूसरी साइड ठीक होगी, सही है। और ये फ्लेक्सिबल बोन्स भी होती है जो यंग पीपल में होती है। फिर अपने पास स्पाइरल फ्रैक्चर आ गया, जो कि किसी एक्सियल से पे रोटेशनल या ट्विस्टिंग की वजह से होगा। बटरफ्लाई फ्रैक्चर, बटरफ्लाई फ्रैक्चर पता है क्या होता है? यहाँ तस्वीर नहीं बनी। बटरफ्लाई फ्रैक्चर ये होता है कि लाइक एक बोन थी और उसका फ्रैक्चर हुआ, तो इसमें ना एक वेज सी अलग होगी, लाइक ये और ये, इस तरह का ये फ्रैक्चर हुआ। ये जो तीसरा पार्ट है, ये वेज सी है ना, ये बटरफ्लाई की तरह का है, लाइक मतलब कुछ कुछ। तो इस बेसिस पे इसका नाम रखा है बटरफ्लाई फ्रैक्चर, जिसमें मतलब एक से ज्यादा, बल्कि हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। बटरफ्लाई फ्रैक्चर क्या होता है? इसमें एक वेज शेप फ्रैक्चर होता है और ये शैफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन से अराइज करता है, ठीक है। फिर अपने पास आ गया कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर ये होता है कि जिसमें एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, मोर देन टू फ्रेगमेंट्स बने, ठीक है। लाइक आप ये तो कंपाउंड फ्रैक्चर, ये कम्युनिटेड फ्रैक्चर है कि देखो कितने पीसेस बन गए मल्टीपल टाइप। और एक होता है कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर होता है जिसमें एक से ज्यादा बोन्स इन्वॉल्व हो रही हो। तो ये कम्युनिटी और कंपाउंड में अपने डिफरेंस याद रखने हैं, सही है। फिर अपने पास हमारे पास आई कंप्रेशन फ्रैक्चर। कंप्रेशन फ्रैक्चर ये होता है कि कंप्रेशन हो गया, जिस तरह के अपने पास वर्टिबल कॉलम्स होती है ना, तो आपको पता है लॉन्ग ज्यादा एज में जाके, जिस तरह की बुरी अम्मियाँ अम्मियाँ होती हैं, बीबियाँ होती हैं, ठीक है, तो उनकी हाइट छोटी हो जाती है। उसकी वजह यही होती है कि उनकी जो ये वर्टिबल कॉलम है, यहाँ पे कंप्रेशन आए थे और वर्टिबल कॉलम्स ही ऐसे कंप्रेस होकर छोटी छोटी सी हो जाती हैं। अगर आपको मैं यहाँ तस्वीर में दिखाऊं, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो ना कि ये एक नॉर्मल वर्टिबल कॉलम थी, लेकिन उसकी ना इस वाली दरमियान वाली की कंप्रेशन नहीं हुई है, सही है। तो ये अपने पास आ गया कंप्रेशन फ्रैक्चर। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स क्या होते हैं। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स ये होते हैं कि एक होता है जो ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर है, यंग बच्चा है उसको कोई चोट लगी और फ्रैक्चर हो गया, ये एक है ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ये है कि जिसमें आपको कोई डिजीज चल रही होती है, जिस तरह के आप कह लो कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स होती हैं, उनमें एस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से हम समझते हैं ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, और ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से वो प्रोन होती हैं फ्रैक्चर के, क्योंकि अगर माइनर ट्रॉमा होगा ना तभी फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है कि पीछे कोई पैथोलॉजी थी। इसी तरह सपोज बंदा का कैल्शियम इंटेक बहुत कम है या उसमें विटामिन डी की कमी है, तो उसमें भी यही होगा कि उसकी हड्डियां बड़ी कमजोर सी होंगी। इसी तरह किसी बंदे को हड्डियों का न्यूप्लेजिया है, या फिर उसको वैसी न्यूप्लेजिया है और उसमें ना पीट उसमें आपको पता होगा कि बाद में प्लेजियाज पैथाइड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि कैल्शियम को कमजोर करता है, तो वो सॉरी हड्डियों को कमजोर करता है। तो वो सारी चीजें उनकी वजह से अगर फ्रैक्चर होगा अंडरलाइंग डिजीज की वजह से, तो उसको कहेंगे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। फिर अपने पास आएगा क्लोज और सिंपल फ्रैक्चर्स। क्लोज और सिंपल में बस ये बता दें, अगर स्किन हुई, अगर अगर क्या कहते हैं, क्लोज फ्रैक्चर ये होता है अगर स्किन ओपन नहीं हुई, मतलब स्किन पे कोई टेयर या कुछ भी नहीं है, स्किन इंटैक्ट है। और ओपन फ्रैक्चर ये होता है कि स्किन पे रप्चर हुई है, स्किन की साइड ब्रीच हुई है, और इस केस में आपको खतरा होता है कि इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, इसलिए आपने एंटीबायोटिक्स का कवर देना होता है और टेटनस भी देना होता है, ठीक है। और बाकी आपने वो वॉश करना, डिब्राइट करना है, वो उनको क्लीन करना है, ये काम तो आप करेंगे। अब अपने पास आ गई एओ क्लासिफिकेशन। अच्छा, इसमें ना हमारे पास ये ना एक इंटरनेशनली एग्रीड क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है, फ्रैक्चर के लिए। और इसमें सिंपल अल्फा न्यूमेरिक कोड इस्तेमाल करते हैं, लाइक हम लोग कहेंगे 1 2 3 या फिर 1 3, तो इस तरह कोड से इस्तेमाल करते हैं और हमें पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। लाइक अब इसमें आप देखोगे कि 2 डिजिट्स आ रहे हैं, फिर एक अल्फाबेट आ रहा है। तो जो 2 नंबर्स है ना, फर्स्ट नंबर जो होता है वो बताता है कि बोन कौन सी है। जैसा कि 1 जो है वो ह्यूमरस के इस्तेमाल होता है, 2 जो है वो फीमर के लिए इस्तेमाल होता है। जो सेकंड नंबर है ना, सेकंड नंबर आपको बताता है कि उस बोन की पोजीशन कौन सी है। कि अगर सपोज 1 से मुराद है कि प्रोक्सिमल साइट है, 2 से मुराद है कि दरमियान वाली साइट है, डायफाइसिस है, और 3 से मुराद है डिस्टल है, सही है। जो नेक्स्ट लेटर होते हैं, जो अल्फाबेट होते हैं ए बी सी, वो फ्रैक्चर की टाइप बताता है कि किस तरह का फ्रैक्चर हुआ है।
किस बोन का फ्रैक्चर हुआ है, किस जगह पे फ्रैक्चर हुआ है और किस तरह का फ्रैक्चर हुआ है। ये 3 डिजिट्स में ये चीजें बताते हैं। जो अपने पास है ना ये ABC अल्फाबेट्स, इसको समझना पड़ेगा। अब इसमें भी 2 तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं कि लेट्स सपोज अगर वो है डायफैसिक का फ्रैक्चर, तब ABC का और मुराद है, और अगर वो फ्रैक्चर है प्रोक्सिमल या डिस्टल सेगमेंट्स का, तब ABC से और मुराद है। मैं आपको समझाता हूँ कि बल्कि पहले आपको पहले पढ़ लें कंप्लीट, फिर हम समझते हैं। डायफैसिक फ्रैक्चर जो है ना, उसमें ए से मुराद होता है कि सिंपल फ्रैक्चर है, बी से मुराद है कि वेज है, और सी से मुराद है कम्प्लेक्स है। अच्छा, ए सिंपल से यहाँ मुराद है कि सिंपल से ये मुराद है कि 2 पीस बने हैं, ठीक है। और वेज से मुराद है कि 3 पीस बने हैं, और जिनमें से जो एक पीस है वो वेज है, वेज शेप है। और सी से मुराद है कि 3 से ज्यादा फ्रेगमेंट्स बने हैं। ये कब है, जो डायफैसिस का फ्रैक्चर हुआ। अगर होता है डिस्टल या प्रोक्सिमल एंड का, अगर एंड का फ्रैक्चर है, तब ABC का और मतलब है। तब इसके ये मुराद है कि आपकी ए से मुराद है कि एक्स्ट्रा आर्टिकुलर है, बी से मुराद है पार्शियल आर्टिकुलर है, और सी से मुराद है कंप्लीट आर्टिकुलर है। अब हमें समझना पड़ेगा कि आर्टिकुलर क्या होता है। अच्छा बच्चों ये देखो, ये जो होती है ना सरफेस, जिसने आर्टिकुलेशन करनी होती है, जिसने ज्वाइंट बनाना होता है, उसे कहते हैं आर्टिकुलर सरफेस। अगर इस आर्टिकुलर सरफेस जो फ्रैक्चर हो रहा है उसमें ये आर्टिकुलर सरफेस भी इन्वॉल्व हो रही है, तब इसे कहेंगे इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। और अगर ये सरफेस इन्वॉल्व नहीं हो रही, फ्रैक्चर कहीं ऊपर है कहीं और है, तो उसे कहेंगे एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। तो ये तो समझ आ गया, इजी बात थी ना। अब देखो इस ए वाली डायग्राम में जो ये आर्टिकुलर सरफेस है व्हाइट कलर की, क्या ये इन्वॉल्व हो रही है? नहीं, तो ये है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। बी में आप देखो कि वो आर्टिकुलर सरफेस भी इन्वॉल्व हो रही है, और थोड़ा सा चंक है जो आर्टिकुलर सरफेस का उतर गया है, तो इसे कहेंगे इंट्रा आर्टिकुलर, और उसमें भी पार्शियल इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। सही है। और दूसरा क्या, कंप्लीट आर्टिकुलर। उसमें ये आप देखो कि जो दोनों आर्टिकुलर सरफेस है वो कंप्लीटली डायफैसी से सेपरेट हो गई है। अगर आप अंदाजा लगाओ कि वो 2 पीसेस टूटे, सही है, और वो डायफैसी से कंप्लीटली सेपरेट हो गया। तो ये है, इसमें आप देखो कि इसमें कुछ आर्टिकुलर सरफेस सेपरेट हो गई है, लेकिन जो कुछ है वो अभी भी डायफैसी के साथ अटैच्ड है। सही है। तो ये इस तरह आपने इनको समझना है। अच्छा, अब एक बंदा है, उसने हमें कहा कि 1-3 फ्रैक्चर, तो क्या मुराद है? 1 से मुराद है कि ह्यूमरस इन्वॉल्व हुई है, 3 से मुराद है कि उसका डिस्टल एंड इन्वॉल्व हुआ है। सही है। ये तो हमें पता है ना कि 1 होता है प्रोक्सिमल, 2 होता है डायफैसिस, और 3 होता है डिस्टल एंड। तो डिस्टल एंड इन्वॉल्व हुआ है। अगर डिस्टल एंड इन्वॉल्व हुआ है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ABC का क्या मतलब है? ए से मुराद है कि एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, तो इसका मतलब है कि इसकी ह्यूमरस का डिस्टल एंड फ्रैक्चर हुआ है, और वो भी एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। मतलब जो आर्टिकुलर सरफेस है वो, उसमें उसे कोई मसला नहीं है, ज्वाइंट ठीक है, ज्वाइंट की बचत हो गई है। सही है। ये मुराद था। अच्छा, A to C से क्या मुराद है? A to C से ये मुराद है कि ह्यूमरस फ्रैक्चर हुई है, ठीक है, और हुई डायफैसिस से। अब जब डायफैसिस से हुई है, तो आपको पता है ABC का क्या मुराद है? A से मुराद है, B से क्या मुराद है मुझे ये बता दो। B से मुराद है कि वेज फ्रैक्चर हुआ। B से मुराद है कि वेज फ्रैक्चर हुआ। यहाँ तक क्लियर है बात? तो बस ये कुछ क्लासिफिकेशन है। फिर अपने पास रहती है साल्टर हारिस क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रोथ प्लेट इंजरीज। मतलब इसको ना, जो जो फाइजल फ्रैक्चर्स होते हैं ना, फाइजल फ्रैक्चर, फाइजल आपको बताया था ना, फाइसिस ग्रोथ प्लेट को कहते हैं। जो फाइसिस के ग्रोथ प्लेट के फ्रैक्चर होते हैं ना, उनको बस उनको क्लासिफाई करना, उनको समझना बड़ा जरूरी है। जो ग्रोथ प्लेट वो एरिया होता है बोन का जहाँ से बोने ग्रो करना होता है। अगर सपोज किसी बच्चे का, किसी यंग चाइल्ड का वहां पे फ्रैक्चर हो गया ना, तो अब हम लोग को ये समझना बड़ा जरूरी है कि हमने इसको मैनेज कैसे करना है, क्योंकि उस बच्चे की वो जो बोन है उसकी ग्रोथ हार्ड हो सकती है। ठीक है ना, तो इसको उस हिसाब से मैनेज करना, उस हिसाब से क्लासीफाई करना बड़ा जरूरी है। तो उसलिए साल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन है। इसमें आपने टाइप्स यहीं से हम लोग देखते हैं इधर डायग्राम से। अव्वल तो आप ये देखें, ये एक नॉर्मल तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं मेटाफाइसिस है, सॉरी ये गलत है, ये एपीफाइसिस है, ये मेटाफाइसिस है, और इसके ऊपर डायफाइसिस है। और ये जो रेड कलर में है ना, ये हमारे पास ग्रोथ प्लेट है, जिसको हम फाइसिस कहते हैं। अब है पहला फर्स्ट फ्रैक्चर। फर्स्ट फ्रैक्चर जो होता है ना, ये ट्रांसफर्स होते हैं, ट्रांसवर्सली क्रॉस कर रहे हैं और एपीफाइसल प्लेट को। सही है। विद और विदाउट डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि ये अपनी जगह से हिल भी सकती है और नहीं भी हिल सकती, लेकिन
पूरी जो ग्रोथ प्लेट है ना उसके ट्रांसवर्सली एक फ्रैक्चर हुआ, तो इसको कह देंगे हम लोग क्या, टाइप 1। ओनली फाइसिस, मतलब इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, ओनली फाइसिस इन्वॉल्व हो रहा है, ऐसे ही है। अगली तरफ आ जाओ, देखो इसमें फाइसिस का फ्रैक्चर हो रहा है लेकिन साथ में ना थोड़ा सा मेटाफाइसिस का भी फ्रैक्चर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या चीजें इन्वॉल्व होगी, फाइसिस प्लस मेटाफाइसिस, तो ये है टाइप 2। इसमें आप देखोगे कि फ्रैक्चर जो है ना वो मेटाफाइसिस के अंदर भी एक्सटेंड करेगा और एक चिप सी उतर जाएगी मेटाफाइसिस की, सही हो गया। और आपको इसको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि 75% केसेज में ना ये टाइप 2 होते हैं फ्रैक्चर, सही है। अच्छा, फिर टाइप 3 है कि इसमें आप देखो कि फाइसिस इन्वॉल्व हो रहे हैं लेकिन साथ में मेटाफाइसिस नहीं, एपीफाइसिस इन्वॉल्व हो रहे हैं, फाइसिस प्लस एपीफाइसिस इन्वॉल्व हो रहा है, ये है टाइप 3। अच्छा, फिर अपने पास आ गई टाइप 4। टाइप 4 ये देखो, अगर आप देखो कि ग्रोथ प्लेट भी इन्वॉल्व हो रही है, मेटाफाइसिस भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और एपीफाइसिस भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये आ गई टाइप 4 जिसमें फाइसिस, एपीफाइसिस और मेटाफाइसिस तीनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। आखिरी है टाइप 5 जिसमें कंप्रेशन फ्रैक्चर के, इसमें ना सिर्फ कोई लाइक कंप्रेशन हुए बोन पे जिसकी वजह से जो ग्रोथ प्लेट है ना वो दब गई है, कंप्रेशन हो गया उसकी। अब इनके लिए आपको मैं ये बातें बुक में नहीं जो मैं इससे आगे बताऊंगा, वो थोड़ा सा लेकिन समझने के लिए भी मतलब इंटरेस्ट के लिए आप सुन सकते हैं कि इसमें ना जो टाइप 3 है इसमें मॉडरेट रिस्क होता है कि बंदे की ना ग्रोथ रुक जाएगी, मतलब कम होगी, और उसके लिए फिर आपको ना बड़ी अच्छे से इसको कह लो कि अलाइन करना पड़ता है, बोन को रिडक्शन करनी पड़ती है। हम इन टर्म्स को समझेंगे कि व्हाट इज रिडक्शन। अच्छा, टाइप 4 जो है ये इसमें भी इसमें ज्यादा रिस्क होते हैं एज कम्पेयर टू 3, सही है। 2 का गुड प्रोग्नोसिस है, यूं चलते हैं, 2 का गुड प्रोग्नोसिस है जो जो मोस्ट कॉमन है। जो 3 है इसका उससे खराब है, 4 का उससे खराब है और 5 का सबसे खराब है, यूं याद कर लें आप। इनका प्रोग्नोसिस ना ऐसे वर्ष होता जाता है आगे जाते जाते, और जैसे जैसे हम लोग लाइक आगे जाते हैं अगले टाइप का फ्रैक्चर आता है, आपको सर्जरी की उतनी अच्छी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अच्छा चलो, टाइप 1 क्या होगी कि इसमें सिर्फ ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, फाइसिस के थ्रू है, ठीक है। टाइप 2 की बात करें तो 75% केसेस में होता है और मेटाफाइसिस भी साथ में इन्वॉल्व होता है। टाइप 3 की बात करें तो इसमें एपिफाइसिस इन्वॉल्व होता है, मेटाफाइसिस नहीं इन्वॉल्व होता, और इसमें ग्रोथ अरेस्ट होने का चांस ग्रेटर है। डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि इसमें गुड प्रोग्नोसिस है और इसमें ज्यादा है, इसमें उससे भी ज्यादा है, इसमें तीनों इन्वॉल्व होंगे। और टाइप 5 में है कि उसी से कंप्रेशन हो जाती है। इनको याद रखने के लिए एक निमोनिक है साल्टर, जो साल्टर नाम है इस क्लासिफिकेशन का, उसी से निमोनिक है साल्टर। एस से सेपरेशन होगी, ठीक है, सिर्फ सेपरेशन होगी। ए से अबव, मतलब फाइसिस से अबव वाला हिस्सा मेटाफाइसिस इन्वॉल्व होगा। एल से लोअर, थर्ड में आपको पता है कि लोअर वाला हिस्सा मतलब कि एपिफाइसिस साथ में इन्वॉल्व होगा। टी से थ्रू, पूरी थ्रू मतलब पूरी इन्वॉल्व हो जाएंगी। और आर से रिडक्शन कह लो कि उसका ना कह लो कि एक्चुअली कंप्रेशन ज्यादा बेहतर है कि कंप्रेशन हो जाएगी ग्रोथ प्लेट की, या फिर उसकी रिडक्शन हो जाएगी। तो इस तरह आप साल्टर के नाम से ये पांचों याद रख सकते हैं। अच्छा, आगे चलें तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है काजेज ऑफ फ्रैक्चर। अब ट्रामा मोस्ट कॉमन काज है, ऑस्टियोपोरोसिस एक काज है, और समटाइम्स ओवर यूज भी बोन का ओवर यूज भी फ्रैक्चर कर सकते हैं। जिस तरह के जो एथलीट्स वगैरह होते हैं उनमें, या फिर जिस तरह के कोई वॉचमैन वगैरह होते हैं वो ज्यादा देर खड़े रहते हैं तो उनके फुट में ना मेटाटार्सल का फ्रैक्चर हो सकता है। इसी तरह आर्मी वाले जो जो परेड करते हुए जाते हैं तो उनमें भी पैरों के ना फुट का फ्रैक्चर हो सकते हैं। अच्छा, और इसकी फीचर क्या क्या प्रेजेंटेशन होती है, फीचर फ्रैक्चर की बड़ी जबरदस्त किस्म की पेन होती है, साथ में कोई डिफॉर्मिटी भी हो सकती है, डिसफंक्शन, मतलब कि अगर सपोज लेट्स सपोज ह्यूमरस का फ्रैक्चर है तो बहुत ज्यादा दर्द होगी, हाथ हिलाया नहीं जा रहा होगा, और आप देखोगे तो मे बी वो जो बाजू है वो जरा पीछे को या फिर आगे पीछे डिफॉर्मिटी फील हो रही हो, जिस तरह के डिसलोकेशन हुई हो जॉइंट की तो उसमें डिफॉर्मिटी फील होती है, और डिसफंक्शन कि वो हाथ हिला नहीं पा रहा तो फंक्शन नहीं हो पा रहा। इसी तरह हाथ टेंडरनेस आपको मिल सकती है कि हाथ लगाने पे बहुत दर्द होगी। तो ये जो सिंपल से फीचर्स हैं फ्रैक्चर के, डायग्नोसिस कैसे करते हैं आपको पता है, हमारे इमरजेंसी में हम हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं और मेजरली एक्सरे करवाते हैं। और एक्सरे के लिए करवाने का रूल ऑफ 2 याद होना चाहिए आपको कि आपने भाई 2 व्यूज कराने होते हैं हमेशा, एक एपी व्यू और एक लैटरल व्यू, सही है। फिर 2 जॉइंट्स पे करवाने हैं, मतलब कि
अपर जॉइंट भी नजर आ रहा हो और लोअर जॉइंट भी नजर आ रहा हो, हमने देखना होता है कि उसकी तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है साथ में। फिर दो लिम्स में, अच्छा हमने वैसे ना मोस्टली आपने देखा होगा इमरजेंसी में कि हम लोग टू व्यू करवाते हैं और टू जॉइंट्स का कराते हैं, लेकिन टू लिम्स का मोस्टली नहीं करवाते। हम ऐसा नहीं कराते कि नॉर्मल बोन का भी, नॉर्मल साइड का भी करवा रहे हो। तो उसकी वजह ये है कि मोस्टली तब करवाना होता है अगर एपिफाइजल इंजरीज हो, एपिफाइजिस की चिल्ड्रन में, ठीक है ना, जो लास्ट एंड है, अगर एपिफाइजिस की इंजरी हुई है ना, तो तब कंपैरिजन में, वो भी चिल्ड्रन में, तब कंपैरिजन के लिए दोनों लिम्स का करवाना होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग मोस्ट कॉमनली इसको नहीं देखते इमरजेंसी केसेस में। और टू टाइम्स कराना होता है कि लाइक एक तो जब पेशेंट आया और दूसरा जब आपने उसकी रिडक्शन कर दी। रिडक्शन क्या होती है? रिडक्शन ये होती है कि बोन को अलाइन करना। लाइक एक ये बोन थी और ये टूट गई, इसका ये एक पीस अलग हो गया और ये एक पीस अलग हो गया, तो इस पीस को इधर आके दोबारा जोड़, इस पोजीशन पे लेके आना, इसको कहते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट करना या बोन की रिडक्शन करना, सही है। तो ये होती है रिडक्शन करना। तो एक पहले आपने पहले कर दी और दूसरी आफ्टर रिडक्शन, ये देखने के लिए कि हमने सही तरह रिड्यूस की है कि नहीं। तो अपने पास आ गया कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर। बड़ी सिंपल सी है। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस क्या है, लोकली क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है किसी बंदे के फ्रैक्चर हो। उधर वेस्कुलर इंजरी हो सकती है, विजरा की इंजरी जो हो सकती है, सॉफ्ट टिश्यू, पट्ठों का, नर्व्स का, स्किन का मसला हो सकता है। अगर जॉइंट का इंजरी हुई है तो उस जॉइंट में खून इकट्ठा हो सकता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम, जिसको वर्कमैन्स इस्कीमिया कहते हैं, वो हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ इन्फ्लेमेशन वगैरह होगी। तो बोन इंजरी हुई है, मसल डैमेज हुआ, वहाँ इन्फ्लेमेशन होगी, तो वहाँ एक कंपार्टमेंट के अंदर जगह कम पड़ जाएगी, ठीक है ना। जो फेशियाज होते हैं उनकी वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम होगा। उस वोंड की अगर सपोज ओपन फ्रैक्चर है तो उसमें वोंड इन्फेक्शन हो सकता है। फिर सिस्टेमिक आ जाए, सिस्टेमिक आ जाती है अपने पास कॉम्प्लिकेशंस। तो उसमें आप देखो फैट एम्बोलिज्म हो सकता है कि जो बोन मैरो होता है वो निकल के ब्लड में जा सकता है और जाके फैट एम्बोलिज्म करा सकता है। बंदे को ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, शोक हो सकता है, डीवीटी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी बंदे को पहले से कोई डिजीज हो, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज हो, तो वो एक्सिलरेट हो सकती है। इन्फेक्शन हो के निमोनिया हो सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये है अर्ली कॉम्प्लिकेशंस। अब हम देख लेते हैं कुछ लेट कॉम्प्लिकेशंस। कि लाइक सपोज कि शुरू में तो ठीक रहेगा, कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन बाद में जाकर उसकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुई, जिसमें डिलेड, ये जो ज्यादा हमारे मसले वाले वो ये हैं, डिलेड यूनियन, नॉन यूनियन, माल यूनियन। डिलेड यूनियन के मतलब देर से हुआ है, कि जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं नॉर्मल केसेस में, लाइक क्लेविकल है, हम सोचते हैं कि यार वो 3 से 4 हफ्तों में बिल्कुल, या फिर लेट्स सपोज मैक्सिमम 6 हफ्तों तक वो ठीक हो जाती है बिल्कुल। तो अगर किसी बंदे के 2 महीने गुजर गए हैं, 2.5 महीने गुजर गए हैं और अभी भी उसकी ठीक नहीं है, तो ये डिलेड यूनियन है। या फिर एक बिल्कुल ही आपको लग रहा है कि यार चेंज ही नहीं आ रहा, जैसी ग्रोथ हो ही नहीं रही, कोई बेहतरी नहीं आ रही, तो ये नॉन यूनियन है। माल यूनियन है कि जुड़ गई है लेकिन खराब जुड़ गई है, तो उसकी वजह से मसला बन रहा है, तो वो है मतलब खराब जुड़ गई, तो कहते हैं माल यूनियन। अब जॉइंट स्टिफनेस आ सकती है, क्योंकि आपको पता है जब भी किसी बंदे का फ्रैक्चर होता है ना, तो उसके बाद हम उसको जरा कुछ अरसे के लिए इम्बोलाइज कर देते हैं, इमोबिलाइज कर देते हैं, ताकि वो अच्छे से हील कर सके। लेकिन उसकी वजह से ना जॉइंट की स्टिफनेस आ सकती है, और अगर स्किन के कंट्रैक्चर्स डेवलप हो सकते हैं, मायोसाइटिस ओसिफिकेंस डेवलप हो सकता है। ये क्या होता है कि इसके अंदर ना ये पट्टों के अंदर हड्डी बन सकती है। बस इसको फिलहाल इतना समझ लेंगे। समटाइम्स ना जब ट्रामा वगैरह होता है तो पट्टों में इन्फ्लेमेशन होती है, इंजरी होती है। जब उसकी रिकवरी हो रही होती है ना, तो वहाँ बजाय कि मसल बने, वहाँ बोन टिश्यू बन जाते हैं, एबनॉर्मली बोन टिश्यू बन जाते हैं। इसे कहते हैं मायोसाइटिस ओसिफिकेंस। साथ में एवास्कुलर नेक्रोसिस हो सकती है, एल्गोडिस्ट्रोफी या सबडेक्स एट्रोफी हो सकती है। एल्गोडिस्ट्रोफी पता है क्या होता है? कि लाइक एक पेशेंट आया आपके पास, आपने उसकी ना आपने उसकी रिडक्शन कर दी, ऊपर फिर प्लास्टर भी कर दिया और आपने उसे भेज दिया। वो 3-4 हफ्ते ठीक रहा, उसे कोई मसला नहीं हुआ। अब 3-4 या फिर कह लो 4 हफ्ते बाद वो आया है और कह रहा है कि उसे ना बड़ी शदीद दर्द हो रही है, उसी जगह पे जहाँ उसे पहले ठीक हो गया था। उसे बड़ी शदीद दर्द हो रही है उस जहाँ से हड्डी टूटी थी। और आपने वो प्लास्टर उतारा तो देखा आपने वहाँ ना जो स्किन है वहाँ भी आप देख रहे हो रेड हुई पड़ी है, वार्म हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है। ये हो सकता है। फिर लेटेस्ट स्टेजेस में स्किन कोल्ड हो सकती है और मतलब आप कह लो कि ड्राई हो सकती है। तो ऐसे फीचर्स आ रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये है एल्गोडिस्ट्रोफी। इसको सबडेक्स एट्रोफी भी कहते हैं, सही है। तो ये एक फिनोमिनोन है जो कि ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा आपको पता है ऑस्टियोमाइलिटिस, हड्डियों का इन्फेक्शन हो सकता है और ग्रोथ डिस्टर्बेंस भी आ सकती है। लेकिन ये हमें हमें तो लेट पता चलेगा कि ग्रोथ डिस्टर्बेंस फौरन तो नहीं पता चलेगी ना हमें, इसलिए ये लेट कॉम्प्लिकेशन है।
फिर अपने पास सिस्टेमिक आ जाती हैं कुछ। सिस्टेमिक में अपने पास गैंग्रीन, टेटनस, सेप्टिसेमिया और फियर ऑफ मोबिलाइजिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें देखो यार, गैंग्रीन ऐसे हो सकता है कि आपने एक बंदे को प्लास्टर कर दिया, प्लास्टर आपने कर दिया ज़्यादा टाइट, आगे की सप्लाई हाल्ट हो गई, तो लिम्ब का गैंग्रीन हो सकता है। टेटनस और सेप्टिसेमिया का खूब समझ सकते हो। फियर ऑफ मोबिलाइजिंग इस तरह है कि ये ना एक साइकोलॉजिकल मसला होता है कि बाज़ बात पेशेंट को, जिसको हड्डी टूटी हो ना, तो वो डरता है उस वाले लिम्ब को मूव करने से, तो उसको हिलाने से ना हिचकिचाता है वो उस लिम्ब को। बाकी ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है डेफिनेटली, अगर आर्टिकुलर सरफेस इन्वॉल्व हुई है तो उधर जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस भी डेवलप हो सकता है। फिर अपने पास आ गया एट्रोजेनिक कॉम्प्लिकेशंस के। हम लोगों ने कोई प्रोसीजर किया तो कास्ट की बात करें, कास्ट में जो प्लास्टर नहीं लगाते हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो उसकी बात करें तो कास्ट में क्या हो सकता है कि ज़्यादा ज़ोर से लगा दिया तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, ज़्यादा ज़ोर से लगा दिया तो स्किन पे प्रेशर अल्सर्स बन सकते हैं, या फिर वो एक उसमें एक हीट निकलती है, आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो उसमें थर्मल बर्न्स बन सकते हैं प्लास्टर लगाने से, और थ्रोम्बोफिब्राइटिस भी हो सकता है उस स्किन का। अच्छा, फिर ट्रैक्शन। ट्रैक्शन क्या होता है कि जब भी हम लोगों ने ना, ट्रैक्शन होता है एक खिंचाव पैदा करना। जिससे हमने डिस्ट्रैक्शन पढ़ा था ना, डिस्ट्रैक्शन में हमको पता था कि दो जो आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं उनको खींच के हम लोग दूर करते हैं ताकि उनके अंदर मतलब मल्टीपल प्रोसीजर्स के लिए यूज करते हैं इसे। तो इसी तरह ट्रैक्शन होता है कि उसमें ना, हाँ आप लोग लाइक हम समझ जाता, आप आगे चलोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। किसी बंदे की ना ये हड्डी टूटी थी, तो इसको अलाइन करने के लिए ना, टीबिया को अलाइन करने के लिए, तो हम लोग यहाँ ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। ट्रैक्शन ये जो है ना, बांध के इसको खींच देते हैं, कोई चीज़ लटका देते हैं, पुली के साथ करके ना कोई चीज़ लटका देते हैं, तो एक खिंचाव बना देते हैं। खिंचाव बनने से ये होता है कि जो 2 बोन्स थी ना, इनके सेगमेंट्स अलाइन रहते हैं, तो इसे कहते हैं ट्रैक्शन। तो ट्रैक्शन अप्लाई करने का, अब लेकिन एक फ़ायदा तो है कि बोन की अलाइनमेंट होती है, लेकिन नुकसान भी है। अगर ज़्यादा आपने अप्लाई कर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा कि वीक एक तो वीकनेस वगैरह आ सकती है, मसल वेस्टिंग हो सकती है, और पेशेंट मोबिलाइजिंग भी आप इनहिबिट होगी ना जब ट्रैक्शन आपने अप्लाई की होगी, उसका चलना फिरना कम होगा, वो बेड रिडन होगा, तो ऐसे में फिर ये कुछ मसले हो सकते हैं। अदर आप देख सकते हो कि प्रेशर अल्सर, निमोनिया और फुट ड्रॉप कॉन्ट्रैक्चर्स पर, ये मल्टीपल चीज़ें हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट कॉमन है, उसमें आ गया नॉन यूनियन, डिलेड यूनियन और माल यूनियन। अच्छा, नॉन यूनियन ये है कि खास अरसा गुजर चुका है और उसके बावजूद भी अभी तक हीलिंग के कोई साइन नजर नहीं आए, तो इसे कहते हैं नॉन यूनियन। ये एग्जैक्ट नहीं है कि 3 से 6 माह हो, ये डिपेंडिंग अपॉन द बोन है कि कुछ बोन्स हैं जो जल्दी कर जाती हैं, कुछ डिले देर बाद करते हैं, तो ये उस बेसिस पे आप वेरी करते हैं ये पीरियड। फिर अपने पास आ गया माल यूनियन के खराब जुड़ गई, कि अनसेटिस्फैक्टरी पोजीशन में जुड़ गई है, ठीक है। और इसका मतलब ये था कि आपने रिडक्शन सही से नहीं की थी, इनसफिशिएंट रिडक्शन। रिडक्शन को समझाया था ना कि दोनों बोन्स जो टूटे हुए पीसेज हैं उनको अलाइन करना, इसे रिडक्शन कहते हैं। तो आपने अलाइन सही नहीं किया था, आपने बस ऐसे ही मोस्टली वो बाहर वाले हकीम वगैरह या फिर जो मार्ची वगैरह वो कर देते हैं कि ऐसे ही बस करके वो पट्टी लपेट देते हैं, तो बोन फिर इसी तरह जुड़ जाती है और एज ए रिजल्ट माल यूनियन डेवलप हो जाता है। फिर डिलेड यूनियन है। डिलेड यूनियन है कि कुछ कुछ हो रही है, लेकिन वो लॉन्गर टाइम लगा रही है, कि जो 6 हफ्तों में जुड़ जानी चाहिए थी उसको 8 हफ्ते हुए हैं और अभी भी थोड़ी थोड़ी कमजोरी है, तो इसे कहते हैं डिलेड यूनियन। अब अपने पास काजेज आ जाते हैं। काजेज हैं कुछ, आप खुद समझ सकते हैं कि इन्फेक्शन हुआ हो, ब्लड सप्लाई अच्छी ना हो, या सॉफ्ट टिश्यू की ज़्यादा इंजरी हो गई हो, तो उसने भी हील करना है बोन के साथ साथ, तो इसलिए डिले हो गया। इनसफिशिएंट स्प्लिंटेज, मतलब आपने सपोर्ट अच्छी नहीं दी हुई, तो बोन हिलती फिरती, वो जॉइंट जो है ना, जो जोड़ है वो हिलता, अक्सर हिल जाता है, तो फिर दोबारा से वो ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको। एक्सेसिव ट्रैक्शन है, आपने कुछ ज़्यादा खींच के वो खिंचाव डाल दिया टांग के, तो वो आपस में टच ही नहीं हो रहे, मतलब इसमें भी मसला आएगा। इसी तरह इंटरपोजिशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, के सॉफ्ट टिश्यू आ गया बीच में, वो जो जॉइंट था ना, वो जो जोड़ था उसके दरम्यान में सॉफ्ट टिश्यू आ गया। प्रेजेंटेशन क्या होगा? प्रेजेंटेशन यही होगा कि लाइक पेन, डिसफंक्शन, नीम, सब कुछ चीजें होंगी, और अच्छा खासा टाइम गुजरने के बावजूद भी होती होंगी। इन्वेस्टिगेशन करवा लोगे आप, एक्सरे वगैरह देख लोगे, तो उसमें आपको नजर आएगा नॉन अगर यूनियन है तो उसमें कैलस बना ही नहीं होगा। कैलस होता है कि जो जब बोन कहीं टूटती है ना कहीं से, तो उधर सबसे पहले कैलस डेवलप होता है, एक सॉफ्ट बोन डेवलप होती है। तो अगर वो डेवलप ही नहीं हुई, तो इसका मतलब है ये हील ही नहीं करेगी मोस्ट प्रोबेबली, और द पॉइंटेड एंड जो है बोन के, वहाँ नॉन यूनियन नजर आएगा। अच्छा,
मतलब पॉइंटेड एंड्स होंगे कि नॉर्मली आपको पता है कि टूटी बोन के पॉइंटेड एंड्स होने चाहिए, लेकिन जब अगर उसकी हीलिंग स्टार्ट हो गई है तो एंड्स जरा से लाइक पॉइंटेड नहीं रहेंगे, है ना। तो वो नॉन यूनियन बोन होंगी तो वो पॉइंटेड ही रहेंगे। मैनेजमेंट अगर डिस्कस करें तो पहले तो है डिलेड यूनियन के देर लग रही है, तो उसमें आपकी करनी होती है कंजर्वेटिवली ट्रीटमेंट, मतलब एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट जो आप करोगे कि आप बस उसकी ना लाइक आप कह लो कि उसकी आप डाइट अच्छी कर दोगे, ठीक है, आप बेड रेस्ट थोड़ा सा लाइक बढ़ा सकते हो, ये कर दोगे, आप उसको दूध का, दही का, डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करोगे, विटामिन डी वगैरह इस्तेमाल करवाओगे, ऐसे काम करोगे ना आप, तो उसको थोड़ा टाइम दोगे तो मतलब डिलेड यूनियन है लेकिन हो जाएगा, सही है। जो माल यूनियन है, माल यूनियन में ये है कि वो खराब जुड़ गई है, अब क्या करें। अब यार डिपेंड करता है कि कितनी खराब जुड़ी है, अगर तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक्सरेप नजर आ रहा है लेकिन इतना भी मसला नहीं है, तो आप उसको वैसे भी छोड़ सकते हो। लेकिन अगर सपोज फंक्शनली या कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लग रहा कि वो एक कोबर सा निकल के आ गया है जो बुरा लगता है, या फिर उसका हाथ छोटा हो गया है, तो ये चीजें नहीं है, अभी फंक्शनली और कॉस्मेटिकली प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा बोन तोड़नी पड़ेगी, ठीक है, उसको कहते हैं ओस्टियोटोमी। ओस्टियोटोमी भी कह सकते हो, डिसिपेशन भी टर्म यूज की जा सकती है, लेकिन ओस्टियोटोमी ज्यादा बेहतर है। जब ओस्टियोटोमी करोगे आप उसको तोड़ोगे, फिर दोबारा रिड्यूस करोगे, उनको रीलाइन करोगे और इंटरनल फिक्सेशन करोगे। अब इंटरनल फिक्सेशन क्या होती है, हम इसे ना आगे चल के पढ़ लेते हैं कि इंटरनल फिक्सेशन क्या होती है। अच्छा, फिर अपने पास आ गया नॉन यूनियन। नॉन यूनियन ये अगर नहीं जोड़ी तो इसमें अब आपको डेफिनेटली सर्जिकली कुछ प्रोसीजर करना पड़ेगा। उसमें हम ये करते हैं कि जो ये जो पॉइंट होते हैं ना, दोनों फ्रैक्चर वाली साइड्स होती हैं, उसका ना कुछ कुछ हिस्सा काट देते हैं, दोनों एंड्स को, ठीक है। और जो गैप होता है ना बीच में, एक मिनट, सॉरी, ये जो बीच में गैप होता है, ये गैप जो रह जाते हैं, उधर हम लोग बोन ग्राफ्ट कर देते हैं, कोई मतलब कहीं और से बोन उठा के ना वहां लगा देते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर होता है। अब ये बोन ग्राफ्ट आपने कहाँ से लेना होता है, मोस्ट कॉमन साइट जो है ना बोन ग्राफ्ट की, वो होती है आइलियक क्रेस्ट, आइलियक क्रेस्ट। और उसके अलावा बुला भी यूज की जा सकती है, बुला भी, ठीक है ना। तो ये नॉन यूनियन का प्रोसीजर आ गया अपने पास, सिंपल सा है, बिल्कुल एक जनरल सी बात है।